नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने हर्मिटी संकारक और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आगे क्रम में आज हम पढ़ेंगे अवस्था फलन और प्रत्याशा मान के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं हैं। जो विद्यार्थी बीएससी थर्ड ईयर के अंदर अभी प्रेजेंट में है, जिनका पेपर होने वाला है फाइनल एग्जाम, जो कि 24 सितंबर को है आपका पेपर फर्स्ट क्वांटम फिजिक्स का, उनके लिए मैं टोटल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो परीक्षा में 100% आ सकते हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उन विद्यार्थियों तक भी आप इसे शेयर करें ताकि उनको आने वाली इस वीडियो का पहले से पता हो, तो बिना समय गवाए वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सके। और ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ये भी उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवस्था फलन और प्रत्याशा मान जो है वो कम नंबर के अंदर यानी 1.5 नंबर के अंदर भी आता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सभी के पास इसे शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अवस्था फलन क्या होता है? स्टेट फंक्शन इसको कहते हैं। हमने पढ़ा था तरंग फलन के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में, साइन आर वेक्टर टी के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक तरीके से देखा जाए तो इसी को ही अवस्था फलन कहते हैं। जब हमें किसी भौतिक निकाय के अंदर उसकी अवस्था की चर्चा करनी हो, गति के चरों की चर्चा करनी हो, गति के चर का मतलब है जैसे पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया और एनर्जी हो गया, इनके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है इन भौतिक के निकायों के अंदर, तो हमें अवस्था फलन की अवधारणा को समझना पड़ता है। यानी ये जो साइन है ये एक ऐसा तरंग फलन है कि इसके कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रायिकता मिलती है जो मैक्स बोर्न ने बताई थी। उस प्रायिकता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, किसी भौतिक निकाय में उस कण के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अवस्था फलन को तरंग फलन के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। तो विस्तार से इसके बारे में देखते हैं कि क्या कहा गया है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक भौतिक निकाय की किसी अवस्था के लिए अवस्था फलन या तरंग फलन साइन आर वेक्टर टी ऐसा फलन है जिसके द्वारा भौतिक निकाय की उस अवस्था के संगत गति के अचर राशियों के संभव मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी कि स्टेट फंक्शन है वो किसी अवस्था के लिए ऐसा तरंग फलन है या अवस्था फलन है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर उस अवस्था के संगत गति के चरों के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये गति के चर कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताए थे। एक हो गया पोजीशन, एक हो गया मोमेंटम और एक हो गया आपका एनर्जी, यानी जिनके अंदर हम हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगाते हैं। वही 3 क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर आती हैं। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। यह अवस्था फलन साइन आर वेक्टर टी सामान्यतः एक सम्मिश्र और वर्ग समाकलनीय फलन होता है। अब सम्मिश्र को तो आपको पता ही है कि जब साइन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वहां पे हमने साइन स्टार भी लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पे हमें क्या मिलती है, हमें प्रायिकता मिलती है। और हमने एक सामान्यीकरण वेव फंक्शन पढ़ा था, पर सामान्यीकृत तरंग फलन जो नॉर्मलाइज जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू पूरे स्पेस में हम इंटीग्रेशन लेते हैं, आयतन समाकलन लेते हैं तो हमें 1 प्राप्त होती है, और किसी एक डायरेक्शन में लेते हैं तो हम लिमिट का यूज करते हैं। यानी ये वर्ग समाकलनीय भी होता है और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है। इस फलन को किसी सम्मिश्र स्थिरांक से गुणा करने पर इसकी भौतिक सार्थकता प्रभावित नहीं होती। यानी साइन की जो भौतिक सार्थकता है, जो हमने पहले वीडियो में बताया था, पहले इस पे हमने वीडियो बनाई थी, तो अगर साइन को किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो साइन की भौतिक सार्थकता पहले थी वही रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। एक परसामान्यीकृत अवस्था फलन साइन आर वेक्टर टी के लिए संपूर्ण आकाश में आयतन समाकलन आप जानते हैं 1 होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि भौतिक निकाय के रूप में यहाँ एक ऐसा कण लिया जाए जो विभव वी आर वेक्टर टी में गतिशील है, तब कण की स्थिति आर वेक्टर और समय टी पर आयतन अल्पांश डीवी में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आर वेक्टर टी स्क्वायर डीवी,
ये मैक्स बोरन के अनुसार होता है। जब आप साई को उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप वर्ग समाकलनी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें किस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये एक वैल्यू प्राप्त हुई है, तो इसे आप क्या कहते हैं, प्रायिकता आयाम भी कह सकते हैं। इस काणावस्था फलन को प्रायिकता आयाम भी कहते हैं क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, अवस्था फलन को किसी प्रावस्था गुणक जैसे ई की आयोटा अल्फा से गुणा करने पर अवस्था फलन की भौतिक सार्थकता में कोई बदलाव नहीं आता। 2 प्रॉपर्टीज की हो जाती हैं। पहला कौन सा था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भौतिक सार्थकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रावस्था गुणक हो जैसे ई की आयोटा अल्फा हो, इससे मल्टीप्लाई करने पर भी इसकी भौतिक सार्थकता के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। एक भौतिक निकाय के लिए साई1 एक अवस्था के संगत अवस्था फलन होता है, यानी किसी एक भौतिक निकाय के लिए साई1 जो है वो उसी अवस्था के संगत अवस्था फलन है, साई2 है वो दूसरी अवस्था के संगत उसका अवस्था फलन है। तो इनका अध्यारोपण सिद्धांत अगर हम लगाते हैं, यानी अगर टोटल अलग अलग भौतिक निकायों की अवस्था फलन हमें ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेखीय सम्मिश्रण कर सकते हैं, यानी साई उन सभी का एक अवस्था फलन साई होगा जो C1 साई1 प्लस C2 साई2 होगा। अब ये C1 C2 है, ये कांस्टेंट है, हो सकता है ये सम्मिश्र कांस्टेंट हो, तो इससे क्या होगा, साई1 और साई2 की भौतिक सार्थकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें एक अवस्था फलन भी प्राप्त हो जाता है। अब इस अवस्था फलन की सहायता से जब हम गति के चर राशियों का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें प्रत्याशा मान को समझना आवश्यक होता है। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गति के चरों के प्रत्याशा मान यानी पोजीशन के, मोमेंटम के, एनर्जी के प्रत्याशा मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। 3 पदों के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। पहला पोजीशन के अंदर, दूसरा है मोमेंटम के अंदर, तीसरा है एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि प्रत्याशा मान क्या होता है। प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन बताई है, ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रत्याशा मान का मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हम इस थ्योरी की बात करेंगे। आप ये सपोज करें कि आपके पास बहुत सारे भौतिक निकाय हैं, यानी उनका समूह है, इस प्रकार से उनका ग्रुप है, अलग अलग भौतिक निकाय हैं। आपको क्या करना है, एक टाइम पे इस भौतिक निकाय के अंदर एनर्जी ज्ञात करनी है, मोमेंटम ज्ञात करना है या किसी कण की पोजीशन ज्ञात करनी है। उसी प्रकार से इसमें भी करना है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है, यानी अलग अलग भौतिक निकायों में आपको क्या करनी है, पोजीशन, मोमेंटम या एनर्जी जो भी आप ज्ञात करना चाहें वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो भौतिक निकाय हैं ये है कैपिटल N, यानी N भौतिक निकाय हैं। अब इनके अंदर अगर हम गति के चरों की व्याख्या करना चाहते हैं, उनके मान ज्ञात करना चाहते हैं तो कितने वैल्यू जाने चाहिए, कितने प्रेक्षण आने चाहिए। भाई n भौतिक निकाय हैं तो उनसे n ही प्रेक्षण आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में सबका अवस्था फलन क्या था, साइन r वेक्टर t ही था। अब हमें यही पता करना है कि जैसे पहले अवस्था फलन के अंदर मान लीजिए मुझे पोजीशन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पोजीशन की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई, सपोज करें, इसमें 2 आ गई, इसमें 3 आ गई, इसमें कुछ और भी आ सकती है, लास्ट वाले मान लेते हैं n आ गई। भाई इसमें 2 आई, इसमें 3 आई और इसमें 1 आई। अब इसमें सेम क्यों नहीं आई, सेम इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो अलग अलग प्राप्त होंगी, सेम प्राप्त नहीं हो सकती हैं। यानी कि अगर एक ही टाइम पे इन सब में आप पोजीशन ज्ञात करना चाहेंगे एक कण की तो वो एक प्रास के अंदर आएंगी, उस प्रास को अलग अलग ये वैल्यू जो है इनका आपको एवरेज लेना पड़ता है, उस एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्याशा मान कहते हैं। ये तो हो गया इसका फिजिकल मीनिंग, यानी कि भौतिक अर्थ इस प्रकार से है। और इसके सैद्धांतिक अर्थ को समझने के लिए हमें परसमान्यकृत तरंग फलन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो हमें लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं इसको सैद्धांतिक रूप से कि किस प्रकार से वर्क करता है। n भौतिक निकायों सभी के लिए अवस्था फलन क्या है, साइन r वेक्टर t हो और एक ही समय पर गति के चरों का मापन किया जाए, यानी सभी के अंदर n के अंदर एक ही समय पे गति के चरों यानी x, p और एनर्जी का मापन किया जाए तो हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। इन अलग अलग मान का जो औसत होगा उसी को हम प्रत्याशा मान कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्यों होंगे अलग अलग मान प्राप्त, ये होगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण। तो यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप देखें इस प्रकार से कि हमारे पास साइन r वेक्टर t है, सबका अवस्था फलन है
और इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग भौतिक निकाय हैं, n भौतिक निकाय हैं। यहाँ पे हमने एनर्जी दिखा रखी है, पहले में एनर्जी E1 है, दूसरे में E2, तीसरे में E3, इस प्रकार से लास्ट वाले में है En। यहाँ n भौतिक निकायों के लिए एक ही समय पर भौतिक के चर E1, E2, E3, En है। इन्हीं के औसत मान को हम क्या कहेंगे? प्रत्याशा मान कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली और इसको समझ लेते हैं हम। आप सपोज करें कि सतह x1 पर कण के रहने की प्रायिकता या प्रतिशत मात्रा है वो 25% है। अगर किसी पोजीशन x1 पे कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है या प्रतिशत मात्रा है वो 25% है, और सतह x2 पर उसी कण के रहने की प्रतिशत मात्रा जो है वो 75% है, तो इनका प्रत्याशा मान क्या होगा? तो प्रत्याशा मान को x, यहाँ पे पोजीशन है तो x लिखा, और जो एवरेज का निशान हम यहाँ पे लगा के लिखेंगे, ये इसका संकेत है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए मैथमेटिकली किस प्रकार से रहता है। 0.25x1 प्लस 0.75x2 अपॉन इनका टोटल 0.25 प्लस 0.75, ये इनका मैथमेटिकल रूप रहता है। अब हम सैद्धांतिक यहाँ पे चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी। परिभाषा भी कह सकते हैं या इसका फॉर्मूला भी है, संबंध भी है, ये सैद्धांतिक रहेगा। किसी विभव क्षेत्र VR वेक्टर में गतिशील कण का तरंग फलन साइन R वेक्टर t तथा संकारक a कैप हो तो उसका प्रत्याशा मान क्या होगा? यहाँ पे हमने संकारक a कैप लिया है, इसकी जगह आप संकारक x कैप यानी पोजीशन ले सकते हैं, मोमेंटम ले सकते हैं या एनर्जी ले सकते हैं। तो प्रत्याशा मान को कैसे लिखा जाता है? a एवरेज बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आगे बताया जाएगा। इंटीग्रेशन साइन स्टार R वेक्टर t a कैप साइन R वेक्टर t dv बटे इंटीग्रेशन साइन स्टार R वेक्टर t साइन स्टार R वेक्टर t dv। अब ये जो नीचे वाला पद है ये क्या है? क्या ये एक के बराबर नहीं है? क्या ये परसमान्यकृत तरंग फलन नहीं है? हाँ वही है, हमने पहले इसको पढ़ा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाती है, क्योंकि ये परसमान्यकृत है। तो इसका प्रत्याशा मान क्या आएगा? a एवरेज बराबर, ऊपर वाला जो स्टेप है वो सेम रह जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्टार R वेक्टर t a कैप साइन R वेक्टर t dv। अब ये हो गया 3D के अंदर यानी टोटल स्पेस में एक प्रत्याशा मान की वैल्यू हो गई। और अगर हम एक विमीय की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dv की जगह आ जाएगा dx, और लिमिट लग जाएगी माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब यहाँ पे a कैप का a कैप ही रहा है, क्योंकि इस a ऑपरेटर का मान हमें पता नहीं है। अगर ये पोजीशन होता तो पोजीशन का ऑपरेटर है वो क्या रहता है? सेम रहता है, तो x कैप का x रहता है। अगर मोमेंटम है तो उसका ऑपरेटर हम यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वो उसका हम फिर साइन R वेक्टर t का जितना मान हो उसके साथ वैल्यू रख के और इसको हल कर सकते हैं। और अगर एनर्जी है तो उसके ऑपरेटर की वैल्यू वहां पर आ जाती है। अब हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। स्थिति का प्रत्याशा मान नंबर 1, माना एक कण की अवस्था का तरंग फलन साइन xt है तो कण की स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होगा? यहाँ पर मैंने x डायरेक्शन के अंदर लिया है, पोजीशन ली है, तो x एवरेज माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन स्टार xt x, देखिए यहाँ पे x लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर आता है x कैप, लेकिन x कैप का तो x ही होता है, तो x रह जाएगा साइन xt dx बटे माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन स्टार xt साइन xt dx। अब नीचे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यदि कण केवल Vx क्षेत्र में गतिशील हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाला जो पद है वो परसमान्य करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा? x एवरेज की वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत x साइन स्टार x साइन x dx। अब अगर हमें साइन x की वैल्यू पता हो, हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये r वेक्टर हो, यहाँ पे माफ करें r वेक्टर होगा, यहाँ पर भी r वेक्टर होगा, यहाँ पे लगाया हुआ नहीं गलती से, और यहाँ पे होगा r वेक्टर कैप। तो ये अगर हम x y के लिए भी निकाल सकते हैं, ये हम z के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ r वेक्टर के अंदर लिखा है। तो क्या फर्क आएगा? यहाँ पे आपका फॉर्मूला है वो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगी अब, क्योंकि ये dv है, तीनों के कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर साइन स्टार R वेक्टर t R वेक्टर कैप और dv लग जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसी प्रकार से संवेग का प्रत्याशा मान अगर हम देखते हैं तो संवेग को जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू आप जानते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x होता है px के लिए। यदि संवेग संकारक p वेक्टर कैप के घटक px कैप, py कैप, pz कैप हो तो px कैप का प्रत्याशा मान, मैं सिर्फ एक px कैप का यहाँ पे लिख रहा हूँ, py के लिए और pz के लिए आप खुद कर सकते हैं। तो px एवरेज क्या आ जाएगा? साइन स्टार xt px कैप साइन xt dx।
यहाँ पे देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत लिखें तो बेटर है, लेकिन अगर आप नए लिखें तो प्रॉब्लम नहीं होती कोई, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। जब आप एक डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत आपको लिमिट लगानी ही पड़ती है। तो आप इसको हल करते समय लिमिट रखें, और यहाँ पे साधारण रूप में लिखते समय, फॉर्मूला लिखते समय लिखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे अब देखें क्या डिफरेंस हो जाएगा। पी एक्स कैप की वैल्यू हमारे पास है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कितनी होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था ये ऑपरेटर की जो वैल्यू है एनर्जी की, मोमेंटम की, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी पूरी क्वांटम फिजिक्स के अंदर। नीचे वाला जो स्टेप है उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये परस मान्य करता है। तो यहाँ पे पी एक्स कैप एवरेज की वैल्यू क्या जाएगी, इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स टी डी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप पी वाई पी जेड में लिख सकते हैं और पी वेक्टर के अंदर भी लिख सकते हैं। तीसरा आता है ऊर्जा का प्रत्याशा मान। इसके लिए क्या होगा, ई एवरेज, और संकारक ई कैप बराबर क्या होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पे आप देखें साइन स्टार आर वेक्टर टी ई कैप साइन आर वेक्टर टी डीबी बटे साइन स्टार आर वेक्टर टी साइन स्टार आर वेक्टर टी डीबी। और ई कैप की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास इसका एक स्टेप यहाँ पर बन जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और इनको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल की सहायता से समझ सकते हैं, इनकी वैल्यू हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब ये नोट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फलन समय पर निर्भर नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऊर्जा का प्रत्याशा मान 0 होगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए या कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि कोई फलन समय पर निर्भर नहीं करता तो उसके लिए ऊर्जा का प्रत्याशा मान क्या होगा, उसके लिए ऊर्जा का प्रत्याशा मान हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि एनर्जी का जो ऑपरेटर है उसके अंदर डेल अपॉन डेल टी होता है और उसके रिस्पेक्ट में यह अवकलन होगा। अगर वो समय पर निर्भर ही नहीं है तो उसका अवकलन वहां पे नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू रहेगी 0। और यदि फलन पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता हो तो उसका प्रत्याशा मान संवेग का, यहाँ पे है संवेग, संवेग का प्रत्याशा मान क्या होता है 0 होता है। यानी 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। यदि फलन समय पर निर्भर नहीं है तो ऊर्जा का प्रत्याशा मान 0 होगा, और यदि फलन पोजीशन पे निर्भर नहीं है तो संवेग का प्रत्याशा मान क्या होता है 0 होता है। ये आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं अगर आपको याद हो तो इस प्रकार से ये प्रत्याशा मान होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।